गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों में समानता को देखने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु के चिंतन में शाश्वत तत्व, यूनिवर्सल एलिमेंट्स इन एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थॉट। यदि अरस्तु के चिंतन में केवल यूनानी तत्व ही होते तो उनका चिंतन जो है वो कभी का नष्ट हो चुका होता। वस्तुतः यूनानी तत्वों के साथ ही अरस्तु के राजनीतिक दर्शन में हमें कुछ ऐसे सिद्धांत भी मिलते हैं जिन्हें शाश्वत मूल्य के सिद्धांत भी कहा जा सकता है, और वह सिद्धांत जो हैं वो आज भी उतने ही औचित्यपूर्ण प्रतीत होते हैं जितने कि उनके जीवन काल में थे। शाश्वत तत्वों से तात्पर्य है कि अरस्तु के उन विचारों से है जो देश, काल और पात्र की सीमा रेखाओं का अतिक्रमण करते हैं और समूचे मानव समाज के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, जो युग युग से संचित ज्ञान का भंडार की जो अमूल्य निधियां हैं और जो राजनीतिक दर्शन के बालू में सोने के कण हैं। यदि हम अरस्तु के दर्शन में सार्वभौमिक तत्वों को देखें तो वह निम्न प्रकार है। पहला है मानवीय प्रकृति की विवेचना। अरस्तु ने जो मानवीय प्रकृति की घोषणा की है उसमें उन्होंने कहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अभाव में उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने ये जो घोषणा की कि ये मानव प्रकृति का यदि हमें सही रूप से परिमार्जन नहीं किया जाए तो मनुष्य समस्त जीवधारियों में अत्यंत दुष्ट व निकृष्ट प्राणी सिद्ध होगा। अतः मनुष्य का सामाजिकरण किया जाना और मनुष्य को डिसिप्लिन में रखना जो है बहुत ज़रूरी है। और वह यह भी कहते हैं कि समस्त राजनीतिक और सामाजिक समुदायों के अस्तित्व का आधार मनुष्य में पाई जाने वाली सामाजिकता एवं सामाजिक समुदाय के अस्तित्व का आधार मनुष्य में पाई जाने वाली सामाजिकता की सह प्रवृत्ति है। दूसरे जो अगर हम शाश्वत तत्व अरस्तु के चिंतन में देखें तो वह है कि अरस्तु जो है वो राज्य को एक स्वाभाविक एवं सर्वोच्च संस्था मानते हैं। अरस्तु ने राज्य को मानव का प्राकृतिक, अनिवार्य और मूलभूत समुदाय घोषित किया है। मानव के लिए राज्य प्राकृतिक है और उसके समस्त प्रकार के समुदायों में यह सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्व का समुदाय है। जीवन रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है और जीवन को सुंदर और सुंदरतम और श्रेष्ठ और सुखकर बनाने के लिए इसका अस्तित्व जो है वो कायम रहता है। इस प्रकार राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति और कार्यों के विषय में जो अरस्तु ने विचार प्रकट किए हैं उनसे उन्होंने ऐसे अटल सत्यों पर प्रकाश डाला है जिन पर प्राचीन काल से लेकर अब तक राजनीति शास्त्र जो है उसके चिंतक जो हैं वो बराबर चिंतन करते आ रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु जो है वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने इस बात को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया कि मनुष्य जो है वो एक सोशल एनिमल है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये उनके राजनीतिक दर्शन का मूल मंत्र माना जाता है। अरस्तु जो हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता में सामंजस्य स्थापित करते हैं। अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के मध्य ऐसा संबंध स्थापित किया जिसमें शाश्वत राज्य के अंश दिखलाई देते हैं। कुछ विचारकों ने जहां व्यक्तिवाद का समर्थन किया, कुछ ने राज्यों को व्यक्ति के हित साधने का साधन मात्र माना। प्लेटो ने जहां राज्य के आंगिक एकता को महत्व दिया, राज्य के संदर्भ में व्यक्ति का अंग से अधिक कोई अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इन दोनों अतिवादी विचारों, इन दोनों एक्सट्रीम से दूर रहते हुए अरस्तु ने राज्य और व्यक्ति के संबंधों को जो है व्यावहारिक धरातल पर स्थापित किया। एक तरफ तो अरस्तु ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य, प्राकृतिक व सर्वोच्च महत्व का समुदाय है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि राज्य के अतिरिक्त भी व्यक्ति के अन्य प्राकृतिक व अनिवार्य संस्थाएं हैं। व्यक्ति सिर्फ राज्य का अंग मात्र ही नहीं बल्कि उसका खुद का व्यक्तिगत अस्तित्व भी है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व को भी आदर मिलना चाहिए और अरस्तु ने राज्य को अपने आप में एक लक्ष्य नहीं माना बल्कि राज्य को एक ऐसा साधन माना और जिसका साध्य है व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करना। नेक्स्ट जो शाश्वत तत्व हमें अरस्तु के चिंतन में दिखता है वह है कानून की प्रभुता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। कानून की संप्रभुता की घोषणा करके एक अन्य शाश्वत तत्व को अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन में स्थान दिया।
उन्होंने इस धारणा को खंडन किया कि वह एक विवेकशील व्यक्ति के हाथ में शासन की बागडोर सौंपकर मनुष्य को मूक पशु की भांति उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। अरस्तु ने स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च विवेक संपन्न व्यक्ति का मनमाना शासन किसी भी प्रकार से कानून के शासन से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कानून जो है वो समाज के श्रेष्ठतम विकास विवेक के आधार पर निर्मित होते हैं। कानून में अव्यक्तिगत तत्व होते हैं। कानून द्वारा शासित होने पर व्यक्ति के स्वाभिमान को भी कोई धक्का नहीं लगता। इस प्रकार हजारों वर्ष पहले अरस्तु ने जिस शाश्वत सत्य को प्रकट किया कि कानून का शासन सर्वोत्तम है, वह आज भी हमें विश्वसनीय दिखाई देता है। नेक्स्ट है संप्रभुता। अरस्तु के चिंतन में संप्रभुता के बीज भी दिखलाई देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य जो है, राज्य के लिए एक सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है और इस शक्ति को उन्होंने कानून से ऊपर न मानकर कानून के अंतर्गत माना। इसलिए अरस्तु को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि सार्वभौमिकता का दर्शन, संप्रभुता का दर्शन प्रस्तुत करने वाले चिंतकों का वह मार्गदर्शक था। अरस्तु जो है उन्होंने सरकार के तीनों अंगों का वर्णन किया। अरस्तु ने स्पष्ट रूप से सरकार के 3 अंग विचारात्मक, राजनीतिक अधिकारी वर्ग अर्थात कार्यपालिका और न्यायिक बताए, जो आगे चलकर आधुनिक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आधार बने। नेक्स्ट जो यूनिवर्सल एलिमेंट हमें दिखता है वह है कि अरस्तु जो है वो मानते हैं कि आर्थिक साधनों का राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक साधन जो हैं वो व्यक्ति के जो राजनीतिक जीवन है उसको प्रभावित करते हैं। इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति की आवश्यकता को स्वीकार किया। वे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि संपत्ति के अभाव में व्यक्ति अपने समूचे जीवन का विकास नहीं कर सकता। मानव मात्र के एक विकास के लिए संपत्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी व्यवस्था को अस्वीकार कर अरस्तु जो है इस सत्य का प्रतिपादन करते हैं कि आर्थिक साधन ही एक बड़ी सीमा तक मनुष्य के राजनीतिक जीवन को निश्चित करते हैं। इसी कारण संविधानों का वर्गीकरण करते हुए उन्होंने आर्थिक आधार पर प्रजातंत्र, धनिक तंत्र, कुलीन तंत्र जो है आदि रूपों का वर्णन किया, वर्गीकरण किया। नेक्स्ट है तुलनात्मक एवं आगमनात्मक पद्धति। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आज राजनीति में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बोलबाला है। अरस्तु ने 158 संविधानों की तुलना करके निष्कर्ष निकाले और तुलनात्मक पद्धति का श्री गणेश किया। इसीलिए ये कहा जाता है कि तुलनात्मक पद्धति जो है वो उसका प्रारंभ अरस्तु से होता है और आगमनात्मक पद्धति की नींव भी अरस्तु ने ही डाली थी। नेक्स्ट है संविधानवाद। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन में एक शाश्वत तत्व जो है वो संविधानवाद है। राजा की स्वेच्छाचारिता के स्थान पर उन्होंने वैध शासन का समर्थन करने वाला अरस्तु था। इस विचार ने राजनीति शास्त्र को आच्छादित कर इसको विकसित किया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो भी अरस्तु की ही देन है। अरस्तु का जो आधुनिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो कुछ हद तक अरस्तु के शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर ही आधारित है। वर्तमान में हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटा हुआ है राज्य की शक्ति। अरस्तु ने इन तीनों विभाजनों को विचारात्मक, विधि निर्माण करने वाली एवं न्याय का कार्य करने वाली का नाम देता है। इस तरह से शक्ति विभाजन के सिद्धांत का मूल बीज जो है वो हमें अरस्तु के दर्शन में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सल फैक्ट जो हमें अरस्तु के विचारों में दिखता है वह है राजनीतिक संगठन और क्रियाओं पर आर्थिक प्रभाव। अरस्तु के चिंतन का एक महत्वपूर्ण शाश्वत तत्व यह है कि राजनीतिक और अर्थशास्त्र के पारस्परिक संबंधों को पहचान कर राजनीतिक संगठन और क्रियाओं पर होने वाले आर्थिक प्रभावों को उन्होंने बड़ा महत्व दिया है। राजनीति और अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध बताते हुए अरस्तु कहते हैं कि शासन के अनेक समस्याओं का कारण धनिक और निर्धनों का संघर्ष है। उन्होंने जो सरकारों का वर्गीकरण किया और धनिक तंत्र और जनतंत्र के जो बहुत से विभाग किए, उनका अंतिम आधार जो है वो आर्थिक ही था। लास्ट जो सार्वभौमिक तत्व हमें अरस्तु के चिंतन में दिखाई देता है वह है कि अरस्तु के जो प्रजातंत्र संबंधी जो विचार हैं वह आज के प्रसंग में भी सार्थक हैं।
अरस्तु ने जो प्रजातंत्र संबंधी विचार दिए वह आज भी रेलिवेंट हैं, आज भी इम्पॉर्टेंट है। प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए अरस्तु ने कहा कि संख्या की समानता के आधार पर समानता बरती जाती है, क्योंकि व्यक्तियों की तुलनात्मक योग्यता और श्रेष्ठता के आधार पर नहीं। अरस्तु द्वारा बताई गई ये त्रुटि जो है, ये जो कमी है, आज भी विश्व के अधिकांश प्रजातंत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा करिश्माई नेता, लुभावने नारों द्वारा भी प्रजातंत्र में नागरिकों को गुमराह किया जाता है। निष्कर्ष स्वरूप संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है वो शाश्वत तत्वों का, यूनिवर्सल फैक्ट्स का भंडार है। अरस्तु जो है वो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने कल्पना के घोड़े दौड़ाने के बजाय इस जगत में वास्तविक वातावरण को आधार मानकर राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर विचार किया। अरस्तु के विचारों की शाश्वतता के कारण भी आज ये माना जाता है कि राजनीति शास्त्र का कोई भी अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं किया जा सकता जब तक कि पृष्ठभूमि के रूप में हमें अरस्तु के विचारों को ना पढ़ा जाए। अरस्तु के विचारों की शाश्वतता के कारण ही जेलर जो हैं वो लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु की पॉलिटिक्स एक अनुपम देन है। उनके दर्शन को भविष्य के राजनीतिक दर्शन का आधार माना जाता है। 13वीं शताब्दी में थॉमस एक्विनास, 14वीं शताब्दी में मार्सिलियो, 15वीं शताब्दी में मैकियावेली और 17वीं शताब्दी में हॉब्स मॉन्टेस्क्यू, 18वीं शताब्दी में रूसो, 19वीं में मैकियावेली, आगे हीगल को पूर्ण रूप से उन्होंने प्रभावित किया। उनके जो अनुदारवादी विचार, शिक्षा संबंधी विचार, कानून की सर्वोच्चता के विचार 20वीं शताब्दी के राजनीतिक चिंतन की आधारशिला है। थैंक यू।